तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पर एक केमिस्ट्री का बैच शुरू किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पर मैं आप लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। सही है, मैंने ही बच्चों आप लोग को पूरा का पूरा बायोलॉजी भी पढ़ाया था लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर जो बच्चे थे उनको मैंने बायोलॉजी पढ़ाया था। तो सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है, तो वो सेम चीज़ें आपके लिए भी एप्लीकेबल है अगर आप इस साल देख रहे हो तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स 1, मैथ्स 2 अगर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। ठीक है, वहाँ पे आपको पूरे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाइए, हर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट का जो लेसन आपको पढ़ना है वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। सही है, तो लेक्चर बाय लेक्चर सारे वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है। बात रही केमिस्ट्री की, तो वो रेगुलरली आप लोग को मिल रहे होंगे, आई होप। सही है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, हम लोगों ने काफी समय से एक लेसन शुरू किया हुआ है बच्चों, सॉलिड स्टेट, और इसके काफी सारे लेक्चर बन चुके हैं, 9 लेक्चर बन चुके हैं। ठीक है, ये है लेक्चर नंबर 10th और आज हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस लेसन को खत्म करें, इस लेसन को फिनिश करें। आज हमारा ये मोटो रहेगा। मुझे नहीं पता ये लेक्चर कितना बड़ा बनेगा, मुझे पता है, इतना पता है कि ये लेक्चर बड़ा बनेगा, पर कितना बड़ा बनेगा वो नहीं पता। ठीक है, तो एंड तक जरूर से देखना। हर एक छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी चीज जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सही है, ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज के लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर ही है, पर इसके साथ साथ भी लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था वहां पे हम लोग डिफेक्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे भी कुछ डिफेक्ट बच गए थे, तो उन डिफेक्ट को हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सेमीकंडक्टर, कंडक्शन, इंसुलेटर के ऊपर जाएंगे। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। चलो ठीक है, देखो, अब मैंने आप लोगों को डिफेक्ट के बारे में लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। अगर मैं डिफेक्ट की बात करूं तो 2 प्रकार के डिफेक्ट होते हैं। एक बच्चों है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है, जो आपका सेमीकंडक्टर वाला था, और एक था आपका एटॉमिक डिफेक्ट। अब सेमीकंडक्टर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है, इसके बारे में आपकी बुक पे इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जो मैं आप लोगों को समझा दूंगा एक्चुअली में होता क्या है। पर आप लोग जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको पूरा लेसन मिलेगा सेमीकंडक्टर के ऊपर। ठीक है, तो फिजिक्स में आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेंगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है डिफेक्ट में? ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों एटॉमिक डिफेक्ट। अब एटॉमिक डिफेक्ट में 2 डिफेक्ट है, एक है आपका लाइन डिफेक्ट जो कि हमारा कल कंप्लीट हो गया था, सही है, और एक हमारा पॉइंट डिफेक्ट जो कि हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, हम लोग कल पॉइंट डिफेक्ट ही पढ़ रहे थे। अब अगर मैं पॉइंट डिफेक्ट की बात करूं तो पॉइंट डिफेक्ट में भी 2 डिफेक्ट है, एक है आपका स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, और एक है आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, इसे स्टोइचियोमेट्री या फिर स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं, आपको जैसा बोलना है बोलो, बस स्पेलिंग याद रखना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है हमें, तो स्पेलिंग याद रखना। सही है, तो स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट एक था, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। इसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट था, फिर इसके अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट था, फ्रैंकल डिफेक्ट था, ये सारी चीजें हम लोग ने आपके स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पढ़ी थी। आज हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जब हम लोग किसी भी सॉलिड के अंदर डिफेक्ट लाएंगे, चाहे उसका एटम लेवल पे लाएंगे, तो जब उसका एटम गायब होगा, ठीक है, उसके अंदर जब एटम गायब होंगे तो उसकी स्टोइकियोमेट्रिक बरकरार नहीं रहेगी। स्टोइकियोमेट्री मतलब क्या? जैसे मैंने तुम लोग एग्जांपल दिया था, अगर 1:1 NaCl है, ठीक है, 1:1 NaCl है, और मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया, अब उस 100 मॉलिक्यूल में से 50 मॉलिक्यूल Na का होगा, 50 मॉलिक्यूल Cl का होगा, सपोज करो। ठीक है, 50 मॉलिक्यूल Na का, 50 मॉलिक्यूल Cl का, और कुछ टाइम बाद जब डिफेक्ट आया उसके अंदर, तो डिफेक्ट होने की वजह से एक Na का और एक Cl का मॉलिक्यूल निकल गया, तो 49 मॉलिक्यूल Na के और 49 मॉलिक्यूल Cl का। पर अगर आप अभी भी देखोगे तो स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं हुई, 1:1 की ही स्टोइकियोमेट्री अभी भी है, समझ लो, तो वो आपका स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था। लेकिन यहां पे बच्चों स्टोइकियोमेट्री ही चेंज हो जाती है, 1:1 वाला पोर्शन ही चेंज हो जाता है, कुछ और ही स्टोइकियोमेट्रिक बन जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को शुरू करेंगे। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है, जो कि है बच्चों आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे चल के कुछ एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो, जैसे JEE या फिर नीट के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो, तो उनका ये फेवरेट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊंगा, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बोर्ड में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हमको समझना है बच्चों क्या होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आ जाओ समझते हैं, आ जाओ समझते हैं। ठीक है,
जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मान लो एक कंपाउंड है बच्चों FeO, ठीक है, FeO का एक कंपाउंड है, सही है। नाउ जस्ट इमेजिन कुछ इस तरीके का कंपाउंड होगा, कुछ इस तरह का कंपाउंड होगा, क्या होगा देखो, Fe, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज, फिर ये लिंक होगा एक ऑक्सीजन से, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, सही है। फिर ये ऑक्सीजन लिंक होगा एक दूसरे Fe से, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, सही है, 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, और ये लिंक होगा किसी ऑक्सीजन से, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, एक ऑक्सीजन होगा जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, Fe होगा जिस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, फिर एक ऑक्सीजन होगा जिस पे 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। तो ऐसी चीजें होगी यहाँ पे क्या होगा, Fe 2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, O 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, Fe 2 पॉजिटिव, सही बात है। तो कुछ ऐसी ही चीजें यहाँ पर होंगी, ऐसा पूरा आपका क्रिस्टल बना हुआ होगा, ये सब एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, और यहाँ पर ऐसा पूरा आपका क्या बना होगा बच्चों, क्रिस्टल बना हुआ होगा। जैसे यहाँ पे O आएगा 2 पॉजिटिव, समझ रहे हो, तो आप समझ रहे हो मेरे हिसाब से ऐसे यहाँ पे क्रिस्टल बनते हैं Fe और O के। अब आप लोग को एक चीज पता है, एक चीज आप लोग को पता है कि जो आपका Fe है, मतलब आपका आयरन है, आपका जो आयरन है बच्चों, इसके 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, या तो 2+ या तो 3+, ठीक है। ये +3 और +2 भी दिखाता है, अच्छे से लिखते हैं इसको, लिखते हैं या तो +2 या तो +3, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट Fe के पॉसिबल है, ठीक है। Fe इन दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। अब बात क्या है, सुनो, डिफेक्ट कैसे आएगा। इन्होंने क्या बोला कि मान लो किसी कंडीशन में बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनना है क्या बोल रहा हूं मैं, मान लो यहां पर एक Fe आयन यहां से गायब हो गया, ठीक है, सपोज यहां से एक Fe आयन गायब हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, चलो, ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब हमको नाम से ही पता चल रहा है बच्चों किसकी डेफिशिएंसी होने वाली है, मेटल की डेफिशिएंसी होने वाली है, सही बात है। तो मान लो बच्चों एक यहां से Fe गायब हो गया, यहां से एक Fe को मैं क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं। सपोज किसी न किसी कारण की वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहा है भैया ये, ओके, मैं बाहर ही निकल जाएगा तो यार, क्यों, हाँ, मिटाना पड़ेगा, चलो, ठीक है। क्या मैंने बोला कि आपका एक Fe यहां से गायब हो गया, मतलब यहां पे एक मेटल की डेफिशिएंसी होगी। अब जैसे ही आपका एक मेटल की डेफिशिएंसी हुई बच्चों, जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, कम हो गया, मानते हो कि नहीं। पहले कैसा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो मतलब आपका जो क्रिस्टल था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अगर मैं इलेक्ट्रिकली बात करूं तो आपका क्रिस्टल क्या था, न्यूट्रल था, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके चार्ज थे। पर डिफेक्ट कैसे आया, डिफेक्ट ऐसे आया बच्चों कि एक आपका पॉजिटिव चार्ज यहां से बाहर चला गया, एक आपका जो मेटल है उसकी डेफिशिएंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आपका बाहर चला गया। अब इस कंडीशन में हुआ ये कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है पूरे के पूरे क्रिस्टल का वो कम हो गया एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। नेगेटिव चार्ज वैसे बढ़ा नहीं, उतना ही है, पर अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं पॉजिटिव से तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया है, बढ़ गया है, सही बात है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमें इस चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना पड़ेगा, सही है। अब ये कैसे पॉसिबल है, मैंने आपको देखो अभी बताया कि आपका जो Fe है, आपका जो बच्चों Fe है वो क्या कर सकता है, वो या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रह सकता है या फिर +3 में भी रह सकता है, ठीक है। तो सपोज करो यहां पे ये +2 है, यहां पे ये +2 है, ठीक है। तो अगर ये बच्चों अपना एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दे, ठीक है, अगर ये अपना एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, मान लो ये हो गया +3 और ये भी हो गया +3, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि पॉजिटिव चार्ज कम हो गया था
सही है, कितना कम हो गया था, 2 कम हो गया था। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे जो प्रेजेंट था वो क्या था, Fe2+ के फॉर्म में प्रेजेंट था, पर अब ये जा चुका है, अब ये जा चुका है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों, यहां से कम हो गया है। तो मैं इसे कैसे बैलेंस करूंगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहां से बढ़ाऊंगा और एक पॉजिटिव चार्ज यहां से बढ़ाऊंगा। समझ में आई बात, एक पॉजिटिव चार्ज यहां से बढ़ा, एक पॉजिटिव चार्ज यहां से बढ़ा। तो इस कंडीशन में हुआ क्या, अब इसका पॉजिटिविटी वापस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, मतलब जितनी पहले थी वापस ही उतनी ही पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्योंकि देखो ना, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं, पहले यहां पे क्या था, Fe2+ था, मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज यहां पे थे, पर जैसे ही ये गायब हुआ 2 पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, तो एक पॉजिटिव ये वाला दे देगा, एक पॉजिटिव ये वाला दे देगा। जो भी आपके नेबरिंग कटायंस होंगे वो क्या करेंगे, एक एक पॉजिटिव चार्ज अपना क्या कर देंगे, बना देंगे, एक एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा दे देंगे, बिकॉज आपका जो आयरन है वो स्टेबल है +3 पे। समझ रहे हो, तो ये भी +3 हो जाएगा, ये भी +3 हो जाएगा। इससे होगा क्या, इससे होगा ये बच्चों कि आपका ये जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है वो वापस स्टेबलाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा, नेट चार्ज वापस 0 हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये वापस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन यहां पे एक Fe गायब हो गया है, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री खराब हो जाएगी, इसकी स्टोइकियोमेट्री सही नहीं रहेगी। समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात, सही है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, हाउ कैन आई से, मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मेटल, या फिर कटायन लिखते हैं, नंबर ऑफ कटायन इज इक्वल टू 2 × n। ठीक है, 2 × n। यहां पे ये n क्या है, ये n है बच्चों, कितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, कितने एटम्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं। यहां पे कितने एटम्स बढ़ा रहे हैं, आपके 2 बढ़ा रहे हैं, सही बात है। ठीक है, तो ये आपका n हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, कितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना है हमें, तो कितना बढ़ाना था, यहां से इसने 1 बढ़ाया, इसने 1 बढ़ाया, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 1, यानी आपका 2। मतलब अगर आपका एक कटायन निकलेगा, एक कटायन निकलेगा, तो आपको 2 एटम्स को क्या करना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और अपना एक चार्ज बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सही है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है बच्चों, आ जाओ इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आया था JEE में, JEE का क्वेश्चन है, करते हैं, मजा आएगा। चलो, मेरे को मिल जाता है क्वेश्चन तो मैं लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, आसान है, देखो करोगे तो सब आसान लगेगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन JEE में आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट Fe3+ परसेंटेज, हमें Fe3+ का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किसमें, Fe0.93 ओ में। ठीक है, किसमें कैलकुलेट करना है, Fe0.93 ओ में कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। नाउ लेट सपोज करो बच्चों, सपोज करो एक कंडीशन है, लेट सपोज करो कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल हैं FeO के। ठीक है, 100 मॉलिक्यूल है किसके, FeO के, मतलब दोनों के 100 मॉलिक्यूल है। तो इसमें होगा क्या, 100 पूरे मॉलिक्यूल है दोनों के 100, तो होगा क्या बच्चों, इसके अंदर 100 Fe के मॉलिक्यूल होंगे और सिमिलरली 100 O के मॉलिक्यूल होंगे, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, तभी तो दोनों मिला के 100 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सही बात है, ठीक है, जब दोनों मिक्स हो जा रहे हैं तो आपका पूरा कंपाउंड भी 100 मॉलिक्यूल का बन रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी नॉर्मल वाली, पर इसमें क्या दिया बच्चों, देखो 0.93, मतलब अगर मान लो कि Fe कितने निकल गए, 0.93 निकल गए। 0.93 मतलब क्या, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो मतलब 93 हो गया ना। तो अब क्या हो गया, Fe कितने हो गए, Fe के आगे लिखा हुआ है 0.93, तो अब बच्चों Fe आपका क्या हो गया, Fe आपका क्या हो गया, 93 हो गया। मतलब 100 में से कितने चले गए, 7 चले गए, और ऑक्सीजन अभी भी आपका कितना है, 100 ही है, बिकॉज यहाँ पे आगे ऑक्सीजन का कोई नंबर नहीं दिया हुआ है आपके इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मतलब Fe कितने रिमूव हुए, 93 बचे हुए हैं, तो कितने Fe रिमूव हुए, रिमूव्ड नंबर ऑफ Fe कितने हैं बच्चों, यहां पे आएंगे आपके 7। सही बात है, क्योंकि 100 - 93 करोगे तो 7 ही आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कितने बच्चे Fe, 7। अब 7 Fe है, तो इनको बैलेंस करने के लिए कितने Fe को +3 बनना पड़ेगा। तो इसे हम लोग कैसे करते हैं, 2 × n करते हैं ना। नाउ n अपना क्या मिला, 7, मतलब 2 × 7, तो कितना आ गया बच्चों, आंसर अपना 14 आ गया। मतलब 14 Fe को क्या करना पड़ेगा, +3 बनाना पड़ेगा, तब जाकर वो उस इन्वायरमेंट को, उस क्रिस्टल को क्या करेंगे, वो पॉजिटिव, मतलब
न्यूट्रल करेंगे। समझ में ये बात? पर हमें कैलकुलेट क्या करना था बच्चों? हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना था। तो सिंपल है परसेंटेज, अगर आपको Fe+3 का परसेंटेज, देखो ये +3 का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? कितने हैं +3 आपके? 14, और 14 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं आपके? 93 × 100। सही है। जब इसको करोगे कितना आएगा? सॉल्व करो, कितना आएगा? आई होप 15 आएगा, शायद 15% आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करना, एक बार मैं ट्राई करता हूँ, रुको। सर ये ऐसे ही कुछ आएगा आंसर। तो 14 डिवाइड बाय 93, हाँ 15। ठीक है, तो राइट आंसर इज 15%। 15% समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा ही हमें निकालना है। अब देखो, हमेशा ऐसा नहीं है कि जो आपके मेटल्स हैं वो +2 और +3 ही बनाएंगे। कभी कभी ऐसे मेटल्स भी होते हैं बच्चों जो आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बनाते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है बहुत सारे के अंदर। तो उस कंडीशन में हमें +3 बनाने की जरूरत ही नहीं ना, हम सीधा +4 बना देंगे और दो जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही एटम से ले लेंगे, तो यहाँ वहां पे ये 2n वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला जो मैंने समझाया वो समझ में आया। चलो आज और नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट बच्चों अपना डिफेक्ट है, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। वहां पे डेफिशिएंसी थी मेटल की, यहां पे एक्सेस में आ गया है मेटल। ठीक है, अब इसमें क्या होने वाला है वो जरा सा हम लोग समझते हैं। आ जाओ। अच्छा, हम लोगों ने रीड नहीं किया ना, ये रीड नहीं किया ना हम लोग ने, इसे रीड कर लो, जो मैंने समझाया है वही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कटायंस मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है, कटायंस क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। टू मेंटेन द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रॉन्स को हमें न्यूट्रल बनाए रखना है, तो उस टाइम पे क्या होगा? सम एटम अक्वायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ एटम्स क्या करते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं, यानी +2 से +3 या फिर +4 की तरफ मूव शिफ्ट हो जाते हैं। वही चीज मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, जो मैंने आप लोगों को समझाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है बच्चों? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट का सबसे प्यारा एग्जांपल है बच्चों NaCl। ठीक है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। NaCl सबसे प्यारा एग्जांपल है आपका मेटल अपना एक्सेस डिफेक्ट का। अब कैसे? देखो, मान लो एक आपका क्रिस्टल है Na+, Cl-, फिर यहाँ पे Na+, फिर यहाँ पे Cl-, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। फिर यहाँ पे आपका Cl-, Na+, यहाँ पे भी आपका Na+, और यहाँ पे आपका Cl-, Na+। समझ रहे हो ना? ये तो तुम लोग बना ही लोगे। Cl-, Na+, आपका, समझ रहे हो? इसको लिंक कर देना। तो मान लो बच्चों ये आपके पास एक क्रिस्टल है। ठीक है, ये आपके पास एक क्रिस्टल है। अब अगर आप लोग अपने इस NaCl को, ये जो NaCl का क्रिस्टल है, अगर आप इसे बच्चों बहुत ज्यादा एक्सेस सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हो, ठीक है, जब आप इसे बहुत ज्यादा एक्सेस सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हो तो क्या होगा इस कंडीशन में? ठीक है, इस कंडीशन में होगा क्या? जैसे बच्चों मान लो यहां पे एक सोडियम है, ठीक है, तो जब ये इस कंडीशन में रिएक्ट करेगा तो क्या होता है पता है? जब आपका सोडियम रिएक्ट करेगा NaCl के साथ, तो इस कंडीशन में क्या होता है? आपका Na क्या बना देगा? Na+ बना देगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा। समझ लो? ठीक है, सो यहां से आपका नॉर्मल Na था, इस Na से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जिसकी वजह से क्या बन गया? ये Na+ बन गया। अब ये Na+, अब ये जो Na+ है ना बच्चों, ये आएगा अट्रैक्ट होगा बच्चों इस इस Cl के पास। ये जो Na है, ये क्या होगा बच्चों? अट्रैक्ट होगा किसके पास? इस Cl के पास अट्रैक्ट होगा, जिससे होगा क्या बच्चों पता है? ये Na इस Cl को लेकर यहां से बाहर निकल जाता है। ये जो Na है ये वाला, ये Cl को लेकर क्या कर देता है बच्चों? यहां से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से यहां पे जो Cl है ना, इसको माइग्रेट करना पड़ता है इस जगह पर। यहां वाला जो Cl है इसे माइग्रेट करना पड़ता है इस जगह पर, क्योंकि ये पोजीशन खाली हो जाती है। ये पोजीशन क्या हो जाती है बच्चों? खाली हो जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या बोला कि जो आपका NaCl है, दिस NaCl रिप्रेजेंट योर क्रिस्टल। ठीक है, ये जो NaCl है ये आपका क्रिस्टल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे प्रेजेंट है।
जब आप इसे एक्सेस ऑफ Na के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, आपका Na पॉजिटिव बन जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये Na इस Cl के साथ जाके रिएक्शन करेगा, ये Na इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा और यहां से NaCl बना लेगा, यहां से इसको बाहर निकाल के क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, जिसकी वजह से यहां पे Cl की डेफिशिएंसी आ गई। तो यहाँ के Cl की डेफिशिएंसी के लिए ये वाला जो Cl है ये यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा, चाहे तो ये मूव कर सकता है, चाहे तो ये मूव कर सकता है, कोई भी मूव कर ले, सही है। तो लेट्स अज्यूम बच्चों कि ये वाला जो Cl है तो मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि यहाँ वाला जो Cl है वो अब यहाँ पे आ गया है मूव करके, ठीक है, बिकॉज यहाँ से Cl निकल गया तो ये वाला Cl कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये जो एरिया था ये क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कुछ नहीं है ना, होल है ना, क्रिएट हो गया ना, वॉइड क्रिएट हो गया। आई कैन से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया बच्चों, वॉइड क्रिएट हो गया, सही है। इस वॉइड में आकर बैठ जाएगा आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन आके कहाँ जाएगा, इस वॉइड में बैठ जाएगा। समझ रहे हो, क्लियर है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं वही चीजें मैंने वहां पर लिखी हुई हैं। एक और चीज, ये वाला जो सेंटर है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इसको हम लोग कहते हैं एफ सेंटर, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एफ सेंटर, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, दिस सेंटर इज नोन एज एफ सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि यहाँ का Cl उड़ के चला गया। अब इससे होता क्या है, देखो, जब भी इस NaCl पर कोई भी लाइट पड़ेगी या कोई भी एनर्जी पड़ेगी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन है, नो दिस इलेक्ट्रॉन इज ग्राउंड स्टेट, जैसे इसको एनर्जी मिलेगी ये कौन से स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके पास एक्साइटेशन होने की पावर है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल को एक कलर मिल जाता है बच्चों। एक्चुअली में ये जो NaCl का क्रिस्टल है इसे येलो कलर मिल जाता है। कौन सा कलर का आ जाता है, येलो कलर इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आपको ये येलो कलर का मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो वही चीजें मैंने यहां पर लिखी हुई है, आप लोग इसको रोक कर एक बार पढ़ लेना, ठीक है। समझ में आई बात, देखो यही चीज लिखी हुई है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसे मेंटेन करने के लिए, क्योंकि Cl तो निकल गया, तो उसे मेंटेन करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैप हो जाता है बच्चों वॉइड में। समझ में आ रही बात, एंड क्रिएटेड बाय अनायन। समझ में आई बात, ठीक है। ये जो वॉइड है किसने बनाया था, अनायन ने बनाया था, मतलब आपका Cl नेगेटिव जो चला गया, समझ रहे हो। तो ये जो वॉइड उसने बनाया था वहां पे कौन ट्रैप हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन। इसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है और वही चीज मैंने आपको समझाई, सही है। तो इसे रोक कर एक बार पढ़ लेना, चलेगा, आगे बढ़े। तो आई होप बच्चों आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यही दोनों चीजें थी आपकी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, यहां से आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट खत्म हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाले पे जाने से पहले मुझे आपको बच्चों इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज आप लोगों को समझनी है, ठीक है। तो वह उसको समझने से पहले हमें ये तीन चीजें समझनी है, ये तीन चीजें हमें जाननी है। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये नाम आप लोग 6वीं 7वीं 8वीं से सुनते हुए आ रहे हो। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर सके, ठीक है। जैसे मेटल्स होते हैं ना, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, तो ये सब क्या कर सकते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं बच्चों, इसका रेंज है आपका 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स, समझ रहे हो। तो इतना एनर्जी अगर कोई कंडक्ट कर रहा है तो उसे आप कंडक्टर कहोगे। इंसुलेटर बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कितने देखो यहाँ पे दिया हुआ है 10⁻22 10⁻10, ये यूनिट सेम है इसीलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ये बार बार मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ना लिखना पड़े। तो यूनिट आपका सेम ही है, ओहम इनवर्स और मीटर इनवर्स, सही है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या है बच्चों, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आती है। देखो कंडक्टर जो है वो किसी भी कंडीशन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब क्या, आपका जो रबर हो गया, जो प्लास्टिक्स हो गए, जो वुड हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मली कंडीशन में ये कभी भी आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब इस खेल में आते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक ऐसी स्पीशीज है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जस्ट लाइक इंसुलेटर।
इंसुलेटर की तरह ही वो इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करता, पर जैसे ही उसकी टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं, जैसे ही उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं ना बच्चों, वो कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगता है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। समझ में आई बात? ठीक है, सो ये बहुत ही स्पेशल केस है। अब सेमीकंडक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, आपको पता है हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके अंदर चिप लगती है, सही है, चाहे आपका सिम हो, ठीक है, चाहे आपका प्रोसेसर हो, प्रोसेसर के अंदर भी यही होता है ना, तो वहां पे हर जगह सेमीकंडक्टर ही यूज हो रहे हैं आज के टाइम पे, सही है। इसीलिए देखो इंडिया भी सोच रहा है कि हम भी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज डालें, चिप बना मैन्युफैक्चरिंग करें, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम है, जैसे कैमरा जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, ये वॉच जो मेरे हाथ में है, जो मेरे पास फोन है, यहाँ पे जो सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे जो चीजें हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल चीजें जिसके अंदर चिप लग रही है, उनके सबके अंदर बच्चों सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और फ्यूचर में तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर देश ये चाहता है कि उनके पास सेमीकंडक्टर की टेक्नोलॉजी हो। अभी हमारे देश में भी जो रतन टाटा जी हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, और कुछ कंपनीज खोल रहे हैं वो भी, सही है। ज्यादा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर कौन बनाता है पूरी दुनिया में, तो वो है ताइवान, ठीक है। ताइवान के अंदर ही जो बड़े बड़े चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, ठीक है, तो ज्यादातर वहीं से की कंपनीज है, चलेगा। तो वो सब एक अलग टॉपिक है, ठीक है, पर आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं बच्चों कि आखिरकार कंडक्ट कैसे करते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये कंडक्ट करते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमको एक थियोरी पढ़नी है, जिसे हम लोग कहते हैं बैंड थियोरी, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंड थियोरी। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये थियोरी बस हम लोग को समझनी है, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे। अब देखो बैंड थियोरी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंड थियोरी के अंदर दो चीजें हैं बच्चों, एक है बच्चों आपका वैलेंस बैंड और एक है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, देखो अगर आपके इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बातें कह रहा हूं, सिंपल समझे, आसानी से समझा रहा हूं मैं तुम लोग को, ध्यान से सुनो। बैंड थ्योरी क्या कहती है कि दो प्रकार के बैंड है, एक है आपका वैलेंस बैंड और एक है आपका कंडक्शन बैंड। अगर आपके इलेक्ट्रॉन, अगर आपके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं, ठीक है, वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं, तो वो हमेशा इंसुलेटर होंगे, मतलब वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, सही है। पर अगर मैं इस वैलेंस बैंड को थोड़ी सी भी एनर्जी दूं, ठीक है, इस वैलेंस बैंड को थोड़ी सी भी एनर्जी दूं, तो भैया इसके अंदर है तो इलेक्ट्रॉन ही ना, इनके अंदर है तो इलेक्ट्रॉन ही, तो दिस बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ये क्या हो सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाकर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं बच्चों हाइयर बैंड में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दूसरे बैंड में क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। अब इसी वैलेंस बैंड के ऊपर रखा रहता है ये कंडक्शन बैंड। अगर आपके ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर गए, तो फिर आपका जो भी एलिमेंट है वो कंडक्टर बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा बच्चों, कंडक्टर। समझ में आई? वो टिकट कलेक्टर वाला कंडक्टर नहीं, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला कंडक्टर, सही है। अब कैसे होगा देखो मैं तुम लोगों को समझाता हूं। जगह नहीं है, काम करते हैं यहाँ पे इनर बोर्ड यूज कर, ठीक है। ये दिख रहा है तुम लोग को, ये दिख रहा है, चलो लेट्स इमेजिन बच्चों दिस इज द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ये हम लोग कंडक्टर का सीख रहे हैं कि आखिरकार कंडक्टर में क्या सीन होता है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है। तो बैंड थ्योरी कहती है कि कंडक्टर्स के अंदर बच्चों आपके वैलेंस बैंड और आपके कंडक्टर बैंड में कोई भी गैप नहीं होता। तो दिस इज वैलेंस बैंड और उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है बच्चों कंडक्टर बैंड। तो आपकी वैलेंस बैंड थ्योरी ये कहती है, या फिर आपकी बैंड थ्योरी ये कहती है कि कंडक्टर्स के अंदर बच्चों, कंडक्टर्स के अंदर आपके वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड में, कंडक्शन बैंड में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं रहता, थोड़ा भी गैप नहीं रहता, जिसकी वजह से बहुत आसानी से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाते हैं,
यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाते हैं, समझ रहे हो। ये मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टर की, जैसे मेटल्स हो गए, ठीक है, मेटल्स में कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, सही है। तो इनके अंदर होता क्या है कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड के अंदर कोई भी डिफरेंस, कोई भी गैप नहीं प्रेजेंट होता, जिसके वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पर पहुंच जाते हैं, सही बात है। ये आपकी बात हो गई किसकी, कंडक्टर की। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों इंसुलेटर की, लेट्स सपोज आई टॉक अबाउट इंसुलेटर, ठीक है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इसमें ये पूरा का पूरा मैप ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज इज योर बैलेंस बैंड, ठीक है। तो जो इंसुलेटर है वो कंडक्ट नहीं कर सकता, तो आपकी बैंड थ्योरी यही कह रही है कि इंसुलेटर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, इनके बीच में बहुत ही बड़ा गैप होता है, ठीक है। इनके बीच में बच्चों बहुत ही बड़ा क्या होता है, गैप होता है, ये बहुत ही बड़ा गैप होता है, सही है। इस गैप की वजह से कुछ भी करके यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जंप ही नहीं कर पाते, इनके पास इतनी एनर्जी आ ही नहीं पाती जिससे यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जंप कर पाए, समझ लो। तो ये जो जोन है, इस जोन को कोई पार नहीं कर पाता, ये जो जोन है ना, इस जोन को बच्चों कोई पार नहीं कर पाता। इस जोन का एक और नाम भी है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन, ठीक है। फॉरबिडन मतलब जो चीज अलाउड ना हो, जो चीज अलाउ ना की गई हो, दैट इज नथिंग बट योर फॉरबिडन, ठीक है। तो मतलब इसके बीच का डिफरेंस इतना होता है इंसुलेटर के अंदर, इन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है, गैप इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड तक कूद ही नहीं पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, समझ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते, चाहे इनको कितनी भी एनर्जी दे दो। पर यहीं अगर मैं बात करूं सेमी कंडक्टर की, सिमिलरली अगर मैं बात करूं बच्चों हमारे थर्ड ऑप्शन यानी कि सेमी कंडक्टर की, तो इनमें ना थोड़ी सी मिडल वाली सिचुएशन है, जैसे ये है आपका वैलेंस बैंड, सही है, एंड सपोज यहां पे प्रेजेंट है आपका कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, सही है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब आपको पता चलेगा, अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो गैप है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर से एज कंपेयर टू यहां पे क्या है, गैप कम है। तो अब आपको समझ में आया कि अब अगर आप इन सेमीकंडक्टर्स को एनर्जी नहीं दोगे, सही है, तो ये इस वैलेंस बैंड में ही पड़े रहेंगे, इनको जरूरत ही नहीं है कोई भी चीज कंडक्ट करने की। तो अगर आप इसको एनर्जी नहीं दोगे तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पड़े रहेंगे, आपके वैलेंस बैंड में पड़े रहेंगे, सही है। तो मतलब जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक ये वैलेंस बैंड में है और ये कंडक्टर नहीं है, तो बिना एनर्जी के ये इंसुलेटर की तरह वर्क करेंगे। पर आप जैसे ही थोड़ी सी भी एनर्जी दे दो, थोड़ा सा ही आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दो, तो तुरंत ही इनके बीच का बैंड गैप इतना कम होता है, ये जो गैप है ना, दिस इज बैंड गैप, तो ये बैंड गैप इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन फटाक से किसके अंदर कूद जाते हैं बच्चों, कंडक्शन गैप के, कंडक्शन बैंड के अंदर, समझ लो, फटाक से किसके अंदर कूद जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर। दैट्स वाई हाई टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, समझ लो। दैट्स वाई इसका नाम भी है, देखो सेमी कंडक्टर, कंडक्टर तो है पर आधा कंडक्टर है, पूरी तरीके से कंडक्टर नहीं है। पूरा कंडक्टर कैसा था कि वहां पे बैंड गैप था ही नहीं, समझ लो, वहां पे इसके और इसके बीच में कोई डिफरेंस था ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली आ जा सकते थे कंडक्शन गैप, कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में आराम से, बिना किसी एनर्जी के कुछ भी, सही है। और इंसुलेटर में बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा बैंड गैप था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कितना भी दम लगा ले पर वो कंडक्शन बैंड में जंप ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज वो गैप ही इतना ज्यादा था। पर यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप जो है बच्चों वो कम है, दोनों के बीच की सिचुएशन है कंडक्टर और इंसुलेटर की, सही है। तो जब आप एनर्जी नहीं दोगे, एनर्जी कम रहेगी, तो उस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही पड़े रहेंगे और वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे। पर जैसे ही आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये तुरंत यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और कंडक्शन बैंड में जाके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेंगे, समझ रहे हो। सो दिस इज नोन एज
और सेमीकंडक्टर, इन चीजों को हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गई होगी बैंड थ्योरी क्या कहना चाहती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर के बारे में। ठीक है, अब एक्चुअल में सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर तो समझ में आ गया, सेमीकंडक्टर के टाइप। ठीक है, सेमीकंडक्टर के, सही है। देखो, और एक्चुअली जो क्लास है बच्चों वो 35 मिनट्स की हो गई है। ठीक है, बट आज तो इसे खत्म करेंगे ही करेंगे, कुछ भी कर लेंगे पर इसे खत्म करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलो चलो। सेमीकंडक्टर बच्चों आपको समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर है जो थोड़ा सा टेम्परेचर पाने पर जो अपना इलेक्ट्रिसिटी उसे कंडक्ट करने लगते हैं। सही है। इनके दो प्रकार हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। ये दो प्रकार हैं, इंट्रिंसिक, अगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना, और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, स्पेलिंग गलत है क्या? लेट मी चेक, मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी। ENT, अच्छा बस एक आई लगाना है ना, खाली यहाँ पे एक आई लगाना है, बस बस बस, सिर्फ ई की जगह ये आई लगा दो बस, आगे स्पेलिंग सही है। तो सेमीकंडक्टर समझ में आ गया। नाउ सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर है जहां पे हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर यूज करते हैं और कोई भी इंप्योरिटीज नहीं यूज करते। सही है, तो यहां पे जो सेमीकंडक्टर होंगे दे आर विदाउट इम्प्योरिटी। सही है, सेमीकंडक्टर में हम कौन कौन से मेटल्स को यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज सिलिकॉन, वी कैन यूज जर्मेनियम। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर के अंदर यूज हो सकते हैं। तो अगर आप इंट्रिंसिक की बात करो तो इंट्रिंसिक के अंदर बच्चों हम कोई भी इंप्योरिटी नहीं डालते, मतलब यहां का जो पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर है वो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से ही बनता है। पर दिक्कत ये है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी को इतना अच्छा कंडक्ट नहीं कर पाते। ये जो इंट्रिंसिक है ना, दे आर नॉट सो गुड कंडक्टर, नॉट सो गुड कंडक्टर, मतलब ये इतना ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। इसका रीजन मैं तुम लोग को बताता हूं। चलो इसका रीजन मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो सिलिकॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। सही है ना, मतलब 2 8 4, तो मतलब लास्ट का इलेक्ट्रॉन कितने? 4। यही खाली जाएंगे पेयरिंग के लिए, पेयरिंग के लिए सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सही बात है। तो मान लो बच्चों यहां पे मैंने बना दिया ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं इसको सिलिकॉन ही लिख देता हूँ बीच में, यहाँ पे मैं सिलिकॉन लिख देता हूँ। समझ लो यहाँ पे भी एक सिलिकॉन है, समझ लो बच्चों यहाँ पे भी एक सिलिकॉन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक सिलिकॉन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक सिलिकॉन है। सही है, और इसके इलेक्ट्रॉन में अलग कलर से बनाता हूँ, चलो व्हाइट से बनाता हूँ। इसके 4 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली इसके 4 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली इसके 4 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली इसके 4 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली इसके 4। सही है, अब यहां पे आपको कोई भी इंप्योरिटी नहीं देखने के लिए मिल रही है, हर जगह सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, हर जगह सिलिकॉन ही सिलिकॉन है। ठीक है, अब इस कंडीशन में होगा क्या बच्चों, यहां से एक बॉन्ड आया, यहां से एक बॉन्ड आया, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दे मेक कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो पता है आप लोग को, जो शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जब शेयरिंग होते हैं एक दूसरे के साथ तो वहां पे क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कार्बन बनाता है ना, कार्बन इतना ज्यादा स्ट्रक्चर कैसे बना लेता? बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सही है, अब अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड को देखो, कोवेलेंट बॉन्ड को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ये इसके साथ बाइंड है, 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 समझ लो, यहाँ पे एक है। तो यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री है ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करेगा? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है ना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है फ्री, तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? इस रीजन की वजह से आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इतने अच्छे सेमीकंडक्टर नहीं होते। हाँ, इनके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती, पर ये बहुत ही बेकार, मतलब समझ लो लो ग्रेड के सेमीकंडक्टर हैं। फिर आते हैं अपना भाई यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इनके अंदर होती है बच्चों इंप्योरिटी।
इम्प्योरिटी से मेरा मतलब कचरा नहीं है, इम्प्योरिटी से मतलब क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलावा कोई और एटम उसके अंदर या फिर कोई और मॉलिक्यूल इसके अंदर आ गया है। ठीक है, अब इसके अंदर दो प्रकार के मॉलिक्यूल आ जाते हैं बच्चों, या तो ट्राइवेलेंट मॉलिक्यूल, जैसे देखो ये टेट्रावेलेंट था, ठीक है, मतलब चार थे ना, चार इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे, ये है टेट्रावेलेंट, या फिर पेंटावेलेंट, समझ रहे हो, या तो टेट्रावेलेंट या फिर पेंटावेलेंट। अगर आप इंप्यूरिटीज को ऐड कर दो, यहाँ पे लास्ट में टी है, ठीक है, तो अगर आप इंप्यूरिटीज को ऐड कर दो इन दोनों में से तो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। अब मान लो आपने टेट्रावेलेंट को ऐड किया, सॉरी टेट्रा नहीं ट्राइवेलेंट को ऐड किया, तो अगर आप ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डालते हो तो उस सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, समझ रहे हो, उस सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यदि आप पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करते हो तो वो क्या बन जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, समझ रहे हो, वो क्या बन जाता है बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है यहां बताता हूं, आ जाओ तो मिटाओ, कोई मिटाओ। अब देखो मान लो बीच में सिलिकॉन है, ठीक है, सपोज दिस इज सिलिकॉन जो कि आपका रहता है, ठीक है, समझ में आई बात। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक दूसरा एटम डाल दिया जो टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट नहीं ट्राइवेलेंट है, सॉरी, जो क्या है ट्राइवेलेंट है, ठीक है, तो मान लो मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है, मान लो एल्यूमिनियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है ना, तो सपोज मैंने यहाँ पर एक एल्यूमिनियम डाल दिया, यहाँ पे एक आपका सिलिकॉन ही है, यहाँ पे भी मान लो आपका सिलिकॉन ही है, और यहाँ पे भी मान लो आपका सिलिकॉन ही है, बस मैंने एक एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम के पास क्या होगा, एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही बात है, या फिर मान लो मैंने बीच में एल्यूमिनियम डाल दिया, चलो ऊपर नहीं डालते, थोड़ा सा माफ करना, बीच में एल्यूमिनियम डालते हैं, यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरा सिलिकॉन है। अब सपोज बच्चों, सपोज इसके पास 4 होंगे, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 होंगे, 1 2 3 4, इसके पास 3 ही होंगे, और इसके पास 4 होंगे, इसके पास भी 4 होंगे, सही बात है, सही बात है। अब अगर आप देखो बच्चों, तो यहाँ पर ये दो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये दो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, पर इस सिलिकॉन का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खाली रहेगा, ये क्या कर सकता है बच्चों, किसी से भी बॉन्ड नहीं बना सकता, सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इसके पास, क्योंकि ये भैया इसके लिए ना, बनाने के लिए ना, बॉन्ड बनाने के लिए ना, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे दिस इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएगा बच्चों, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कैन पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हेंस इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हेंस यहाँ पे लिखना है दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रिसिटी को काफी अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे पी टाइप चाहे एन टाइप। एन टाइप में क्या होगा, 5 होंगे, तो 4 के साथ बॉन्ड बनेगा, 5वां एक चला जाएगा, जैसे फॉस्फोरस, इसमें मैंने आपको एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया, इसमें आप फॉस्फोरस का एग्जांपल ले सकते हो, फॉस्फोरस इज पेंटावेलेंट, सही है, PCl5 बनता है ना, ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब छोटे टॉपिक बचे बच्चों, थोड़े से छोटे टॉपिक बचे, उन्हें भी फटाफट कवर करते हैं और फिर अपना लेक्चर एंड करेंगे। अब हमें पढ़ना है बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पढ़ते फटाफट खत्म हो जाएगा। सबसे पहला है बच्चों आपका डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक वो होते हैं बच्चों जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, जिनका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, कंप्लीटली पेयर्ड होता है, पेयर्ड, जैसे हम लोग बनाते हैं ना ग्राउंड स्टेट, ये स्टेट, इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, कंप्लीटली पेयर्ड होंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो जहां पे भी पेयरिंग आपको दिखी वो क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो होते हैं बच्चों ये जनरली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मैं डायामैग्नेटिक कंपाउंड को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा तो वो जनरली क्या होंगे, रिपल्शन करेंगे, रिपेल करेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। एंड इसके कुछ एग्जांपल्स, ये एग्जांपल आपको याद करने हैं, ठीक है, जैसे Zn2+, Cu+, आपका H2 और N2,
सही है, तो ये एग्जाम्पल आपको बच्चों लर्न करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक ठीक उसका उल्टा है। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा बच्चों, आपके अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो ये आपका पी शेल हो गया, तो यहाँ पे पेयरिंग है, यहाँ पेयरिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर एक भी अनपेयर्ड हो गया, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका पैरामैग्नेटिक सॉलिड। समझ में ये बात, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या करते हैं बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से बहुत ही वीकली, आराम मतलब समझ रहे हो, बहुत ही वीकली अट्रैक्टेड होते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी, मतलब अगर मैं मान लो इसे मैग्नेटिक फील्ड में डालूं और मैग्नेटिक फील्ड से डाल के निकाल दूं, समझ रहे हो, तो इनका मैग्नेटिज्म वापस लूज हो जाएगा, मतलब ये फिर मैग्नेट नहीं रहेंगे। तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेंगे तब तक ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेंगे, उसके बाद इनका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर टेम्पररी मैग्नेटिक। समझ रहे हैं, इनके भी यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिए हुए। नेक्स्ट पे चले अपने लास्ट वाले पे। लास्ट बच्चों अपना फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक का क्या सीन है पता है, फेरोमैग्नेटिक अनपेयर्ड ही रहेगा। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक आपका अनपेयर्ड ही रहेगा, सारे अनपेयर्ड रहेंगे, बहुत ही ज्यादा हाईली, समझ रहे हो, बहुत ही ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे इनके अंदर एंड इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय योर मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो, देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है मैंने, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे अगर मान लो ये आपका डी ब्लॉक है, इसमें सारे ही सारे अगर अनपेयर्ड आ गए, ये आपका फेरोमैग्नेटिक की तरह एक्ट करेगा। समझ रहे हो, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड दे अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे एंड दे बिकम परमानेंट मैग्नेटिज्म। ये परमानेंट मैग्नेटिज्म दिखाता है, टेम्परेरी नहीं है ये। सही है, एंड देयर आर सम एग्जांपल ऑफ CrO2। CrO2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसके अंदर। ठीक है, एक बार ये नीट में आया था, शायद नीट में कि JEE में, कहीं तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा है इसका, नीट या JEE में आया था, ऐसे ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, और उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था। समझ रहे हो, तो ये आपका राइट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर आपका जो लेसन है वो होता है खत्म। सही है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका लेसन है वो होता है खत्म। अब नेक्स्ट हम लोग लेसन जो शुरू करेंगे वो हम लोग प्लान करें कि हैलोजन डेरिवेटिव शुरू करें। ठीक है, कमेंट करके बताना आप लोग जरूर से कौन सा लेसन हमें शुरू करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हैलोजन डेरिवेटिव एक ऑर्गेनिक का लेसन हम लोग शुरू करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये लेसन मेरे साथ पढ़ने में मजा आया होगा। ठीक है, जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं इन 10 लेक्चर्स में, वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करना। सही है, लोगों को बता देना कि हमारे चैनल पर कंटिन्यू केमिस्ट्री के लेक्चर्स आ रहे हैं। सही है, आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है, रोज़ आपको एक ना एक वीडियो मिल रहा होगा। सही है, तो कंटिन्यू आप लोग के लिए मेहनत हो रही है, तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर से करना, लाइक करना वीडियो को बच्चों, अपने सारे दोस्तों तक पहुँचाना ज़रूर से, वापस कह रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना हमारे चैनल को, अगर आप लोग नहीं किए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, पहली बार आए हो तो। सही है, और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम कोई भी नई वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन है। चलेगा, ठीक है। तो बच्चों मिलता हूँ आप लोगों से कुछ अगली वीडियोज़ में, जहाँ पर हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड कीप स्टडिंग।